नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेसफुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत मां के प्रिय सपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान तथा बलिदान के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले सरदार भगत सिंह का जीवन लंबा तो नहीं परंतु बहुत ही बड़ा था और उनको किसी एक वीडियो में या एक किताब में समाहित कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि भगत सिंह ना केवल एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक महान विचारक भी थे। वो अपने आप में एक पाठशाला थे। तो उनके विचारों को अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वो भारत के समाज को किस तरह से देखना चाहते थे। एक 23 वर्ष का लड़का, आप सोचिए कितना कुछ वो लिख गया उस उम्र में, एक महान स्वतंत्रता सेनानी बन गया और ना केवल उस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक हीरो बन गया। और ना केवल अभी तक की पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां भी इनको अपना हीरो मानती रहेंगी। तो हमारे हीरो को हम प्रणाम करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं और उनके जीवन में जो भी गतिविधियां रही और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया, जो बलिदान दिया, उसको हम इस वीडियो में समराइज करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों। उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो उन्होंने बातें कही हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। उनके विचारों को समझने में आपको इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। कि वो इतना ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड थे, आज़ादी के लिए इतना डेडिकेटेड थे, अपने देश से उनको इतना लगाव था, इतना ज़्यादा वो देशभक्त थे कि वो इश्क भी लिखना चाहें तो इंकलाब लिखा जाता है। मतलब उनका इश्क क्या है? इंकलाब है। इंकलाब मतलब क्रांति है। इतने बड़े वो महान क्रांतिकारी थे। उसके अलावा और भी उन्होंने बातें कही हैं, जैसे कि एक बार कहा, लिख रहा हूं मैं आजम जिसका कल आगाज आएगा और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। और ये इंकलाब लाया भी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो आप जानते हैं कि 1931 की 23 मार्च को फांसी हो गई थी, लेकिन इनकी फांसी से इतने सारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और इतने सारे क्रांतिकारी सामने आए अपने देश प्रेम में। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अगले 15-16 साल लिए, लेकिन भारत आज़ाद हुआ। और ये इन्होंने कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे चले जाने के बाद एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। अब ये तो है कि वो कहते थे इतने क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन भगत सिंह जैसा कोई नहीं, ये तो है ही। उसके अलावा एक और बात इन्होंने कही थी, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए आपको दूसरों के सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पे और अपने हिसाब से जीनी चाहिए। दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, उनके कंधों पे रख के आप बंदूक चलाने वाली हरकतों का ना सोचें। इस तरीके की बातों और इस तरीके के विचार सरदार भगत सिंह के थे। तो जैसा कि मैंने कहा, मात्र 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हो गई थी। इनके दो और साथी, भगत सिंह के जो दो साथी थे आप जानते हैं, सुखदेव और राजगुरु, उनको भी फांसी की सजा हो गई थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, ब्रिटिश हुकूमत के बहुत सारे अत्याचारों का सामना किया, लेकिन कभी भी झुके नहीं उनके सामने, कभी भी माफ़ी नहीं मांगी, कभी ये नहीं कहा कि मुझे फांसी की सजा मत दो, मुझे माफ़ कर दो। जेल में भी बहुत सारी यातनाएं झेली, हमेशा अडिग रहे अपने विचारों पे भी और अपने देशभक्ति, अपने क्रांतिकारी जो मुहिम इन्होंने चलाई थी उस पर ये कभी भी झुके नहीं। हमेशा अंग्रेज इनको तोड़ देना चाहते थे कि ये 23 वर्ष का लड़का हमारे सामने कितना टिक पाएगा, कितनी ताकतवर हुकूमत थी उनकी, लेकिन कभी अंग्रेज भगत सिंह को झुका नहीं पाए। ये ना केवल अपनी बहादुरी से बल्कि अपनी विचारधारा से भी लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। और विचारधारा क्या थी? एक पक्के कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। भारतीय समाज में यूनिटी की बात करते थे। समाज जो जाति और धर्म से बटा हुआ है उसको यूनाइट करने की बात करते थे। मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते थे। मार्क्स और पुतिन नहीं, लेनिन, व्लादिमीर पुतिन है आज के समय, और व्लादिमीर लेनिन जो थे वो पहले यूएसएसआर के लीडर थे और रशिया की क्रांति लेके आए थे। वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। तो व्लादिमीर की वजह से मैं पुतिन और लेनिन में कई बार ऐसे बोल देता हूं, तो वो लेनिन थे, उनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उनको हम अपना हीरो मानते हैं। आज उनकी जो आजादी की लड़ाई में भूमिका है उसको समझेंगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के मेंबर थे, एचआरए के मेंबर थे। इसको बाद में
HSRA भी कहा जाने लगा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये हो गई थी। और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी यहाँ पे मुहिम चलाई और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, जैसे सांडर्स की हत्या करी थी एक तो इन्होंने। सांडर्स कौन था इस एपिसोड का मैं आगे बताऊंगा, इसी की वजह से इनको फांसी हुई थी। उसके अलावा दिल्ली की जो संसद थी उस समय, आज हमारी पार्लियामेंट है, उस समय सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी जिसको ब्रिटिश अथॉरिटी चलाती थी, उसमें इन्होंने बम विस्फोट किया था। क्यों किया था इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसके बाद इनको पकड़ लिया गया था। इस बम धमाके में ये भागे नहीं, उसके बाद इन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। अब इनके बचपन से आते हैं, इनके प्रारंभिक जीवन से आते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज और क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुए, उन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इनके जन्म के ऊपर कुछ विवाद हैं। जन्म की जो तारीख है उसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मान्य डेट है वो मानी जाती है कि 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। कई जगह आपको 28 सितंबर लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको 24 अक्टूबर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जो सबसे ज्यादा मान्य डेट है वो है 27 सितंबर 1907। इस दिन लायलपुर जिले के बंगा नाम के एक गांव में इनका जन्म हुआ। आज के समय ये पाकिस्तान में आता है बंगा। अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो 1947 में हुआ। उस समय भारत का हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, जो कि ब्रिटेन के अंडर हुआ करता था। तो चाहे ये आज का समय ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भगत सिंह जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर पैदा हुए व्यक्ति थे। तो भारत और पाकिस्तान के लोग इनको बंटवारे के तौर पर नहीं देखते, दोनों ही देशों के लिए हीरो हैं। दोनों देश जो आज स्वतंत्रता के रूप में अपनी सांसें ले रहे हैं, एक स्वतंत्र इन्वायरमेंट में अपनी सांसें ले रहे हैं, उनमें भगत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों ही देशों के लिए बहुत बड़े हीरो हैं। इनका पैतृक गांव जो है वो खटकड़ कलां था, जहां से इनकी जो पैतृक फैमिली आया करती थी वो भारत के पंजाब में आता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और इनकी मां का नाम विद्यावती था। किशन सिंह पेशे से एक किसान थे और ये आर्य समाज को फॉलो करते थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाज वही आर्य समाज जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था और उसी से ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। भगत करतार सिंह, सारभा, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों और जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय जो हैं ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, इनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भगत सिंह अपने बचपन से ही। इनके खुद के चाचा अजीत सिंह जी जो थे वो खुद एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन की भी शुरुआत की थी। अजीत सिंह के खिलाफ लगभग ब्रिटिश हुकूमत ने 22 केस चला रखे थे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से, जिससे बचने के लिए अजीत सिंह को ईरान जाना पड़ा था। उसके बाद भगत सिंह को किसी सरकारी ऐसी स्कूल में नहीं भेजा गया जहां पे ब्रिटिश अथॉरिटी का जो रूल है उसके हिसाब से एजुकेशन दी जाती है, बल्कि इनको दयानंद सरस्वती के द्वारा जो एंग्लो वैदिक हाई स्कूल चलाई जाती थी उसमें लाहौर में इनको एडमिशन दिलाया गया। दयानंद सरस्वती की जो एंग्लो वैदिक हाई स्कूल थी लाहौर वाली, वो बहुत मशहूर थी, वहां से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले हैं। और इसी दयानंद सरस्वती की एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़े जहां पे इनको वेदों की एजुकेशन भी दी जाती थी, समाज के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के बारे में भी अवेयर किया जाता था। उसके बाद इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई शुरुआत की, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए और इन्होंने नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के लिए बीए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। इसी बीए की पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात सुखदेव थापर से हुई, भगवती चरण जी से हुई और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वहां से इनसे मिले। यही सुखदेव इनके आगे चल के साथी बने, मौत के भी साथी बने, साथ में इनके साथ इन्होंने बलिदान दिया है। तो ये सुखदेव थापर यहीं मिले थे। कॉलेज के दिनों में अगर बात करें तो ये नाटक कला में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे, बहुत ही लाइवली पर्सन थे भगत सिंह। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रांतिकारी की जिस तरीके की विचारधारा हमें रिजिड विचारधारा दिखाई जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों भगत सिंह के बारे में हमें हमारी किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों की किताबों में ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगत सिंह को सिर्फ इतना दिखा दिया जाता है कि उन्होंने सांडर्स की हत्या करी, पार्लियामेंट में बम धमाका किया और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई, एक क्रांतिकारी थे, वीर थे। नहीं, वीर तो थे ही, क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन एक बहुत ही चंचल और बहुत ही ज़्यादा ऐसे जीवंत व्यक्ति थे जो नाटक कला में देशभक्ति से परिपूर्ण स्क्रिप्ट लिखा करते थे, अपने दोस्तों के साथ बहुत चिल किया करते थे, नौजवानों को देशभक्ति की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारे नाटक और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे लोग इनसे जुड़े। युवाओं के उसी समय के बहुत बड़े हीरो थे ये।
बहुत इनके बारे में बातें अगर आप जाके पढ़ेंगे इनकी किताबों में तो इनके विचारों का आपका पता चलेगा। वाई आई एम एथेस्ट, बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं। जेल के दौरान इन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे अपनी फैमिली को, अपने जान पहचान के लोगों को, गांधी जी को लेटर लिखा, अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स को इन्होंने लेटर लिखा। बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि इनको एक वीडियो में पढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए इनके ऊपर हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, इनकी किताबें और इनके लेटर्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो अंग्रेजों को ये नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे नाटक किया करते थे, नाटक स्क्रिप्ट लिखा करते थे, देशभक्ति से परिपूर्ण वो स्क्रिप्ट हुआ करती थी। बहुत ही मस्त मौला इंसान थे। तो कॉलेज के दिनों में लिखने का इनको बहुत शौक था, बहुत सारे निबंध के लिए इनको प्राइसेस भी मिले थे। तो इस तरीके के व्यक्ति थे। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी की लड़ाई में इनको कूदना था, सविनय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तब ये आज़ादी की लड़ाई में आए थे, उसकी हम बात करेंगे। इसी दौरान इनके घर वाले चाहते थे कि भगत सिंह शादी कर लें, सेटल डाउन हो जाएं, लेकिन इनको शादी नहीं करनी थी। शादी ऐसा नहीं है कि एक लड़की से शादी कर लेंगे तो वो इनकी लाइफ में कुछ खराब कर देगी, बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन इनका मानना था कि देखिए, इनको पता था कि इनकी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, इनको तो आज़ादी में कूदना था और क्रांतिकारी बनना था, और वैसा वाला क्रांतिकारी नहीं जो कि बैठ के अहिंसा का आंदोलन चलाए और कहे कि हम उनका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन जैसी चीज़ें करेंगे। ऐसी तो इनकी विचारधारा बचपन से नहीं थी। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए ऐसा किया भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो वाइफ है वो विधवा हो जाए, और उस फैमिली वाला जो इनको, ये एक गृहस्थी में नहीं डूबना चाहते थे। एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने कहा था, अगर आज़ादी से पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। ये बात इन्होंने कही थी। तो इनको शादी जैसी चीज़ों में, गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस इनका मकसद था तो देश को आज़ाद कराना। 13 अप्रैल 1919 का एक बहुत ही काला दिन था। आप जानते हैं, बैसाखी के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों को एक गोलियों का शिकार बनाया। निर्दोष निहत्थे लोग जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर डायर ने गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 380 लोग इसमें मरे थे, 379, लेकिन 1200 से ज़्यादा लोग जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए थे। और उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के थे। अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव को देखने के लिए गए और उससे बहुत ज़्यादा आहत हो गए। वहाँ पे हजारों लोगों का खून मिट्टी में भरा हुआ था और मिट्टी लाल हो रखी थी। एक बोतल में इन्होंने उन मिट्टी को समेटा और उस हत्याकांड को ये कभी भुला नहीं पाए। बहुत ज़्यादा गहरा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इन्होंने ठान लिया था कि अब ये आज़ादी के लिए बदला लेंगे, अंग्रेज़ों से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी बदला लेंगे और इनको अपने देश से खदेड़ देंगे। उसके बाद आने वाले समय में लाहौर, उस समय कॉलेज में तो गए, लेकिन उसके बाद उसी समय कॉलेज के दिनों में नौजवान भारत सभा की इन्होंने शुरुआत करी, स्थापना करी। उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ ये आए भी और उनसे इनके रास्ते भी अलग हुए। इस एपिसोड को भी हम समझते हैं। आप जानते हैं, एक तरफ थे महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो कि चाहते थे कि देश जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले और हमें आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा के क्रांतिकारी थे जिसमें भगत सिंह भी थे और वो कहते थे कि देश झुक के प्रणाम करने से और भीख मांगने से, सत्य और अहिंसा के रास्ते से चलने से आज़ादी नहीं मिलेगी। जो लोग, जनरल डायर जैसे लोग जो जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड में लिप्त हैं, जिनको लोगों पे दया नहीं आती, जो निर्दोष लोगों पे गोलियां चला देते हैं, क्या हम उनके सामने अहिंसा की बात करेंगे और वो जानवर इस बात को समझेंगे? लेकिन नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था 1920 के समय पे, उसमें इन्होंने खुल के समर्थन किया। असहयोग आंदोलन क्या करता था कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो, हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अंग्रेजी कपड़ों को जला देना है और एजुकेशन जो है, फॉरेन एजुकेशन जो अंग्रेजों की है, उसका भी बहिष्कार करना है, खुद के इंस्टीट्यूट शुरू करने हैं। भगत सिंह ने खुल के इसका सम्मान किया और इस आंदोलन को सपोर्ट किया। ऑब्वियसली असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के लिए कमर तोड़ देने वाला आंदोलन साबित हो सकता था। ये आंदोलन अगर लंबा चलता तो भगत सिंह ने खुल के इस आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन उसी दौरान एक कांड हो जाता है, चोरा चोरी में एक घटना हो जाती है, एक हिंसात्मक घटना हो जाती है, चोरा चोरी कांड जिसको बोलते हैं। चोरा चोरी नाम का एक गाँव जो होता है, वहाँ पे 4 फरवरी 1922 को
ब्रिटिशर्स और भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, जो लोग उसमें आंदोलनकारी थे, उनके बीच में एक झड़प हो जाती है। झड़प में ब्रिटिशर्स यहाँ पे भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। उस भीड़ के जो है वो अनियंत्रित भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से गोरखपुर जिले के इस चोरा चोरी में एक थाना होता है, जिसके ऊपर प्रदर्शनकारी हमला कर देते हैं और इस थाने में आग लगा दी जाती है। इसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे जाते हैं। इसमें कुछ पुलिसकर्मियों की फैमिली भी होती है, वो भी मारी जाती है। इस हिंसा का गांधी जी खुल के विरोध करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस पूरे आंदोलन में मुझे हिंसा नहीं चाहिए, और इस आंदोलन के लीडर थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब यह आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो चुका है, तो मैं इस आंदोलन को पीछे खींचता हूं। लेकिन इस फैसले से बहुत सारे क्रांतिकारी नाखुश थे। भगत सिंह भी उनमें से थे। भगत सिंह चाहते थे कि यह आंदोलन जो है ये अंग्रेजों को वीक करेगा, लेकिन यह आंदोलन हमें लंबा चलाना चाहिए। सिर्फ एक चोरा चोरी की घटना जो हुई उसी की वजह से पूरा आंदोलन हम नहीं छोड़ सकते। और यह आंदोलन सिर्फ गांधी जी का आंदोलन थोड़ी है, तो पूरे देश का आंदोलन है। और गांधी जी ये कैसे कर सकते हैं कि एक पूरे देश के आंदोलन को अकेले उन्होंने पीछे खींच लिया। गांधी जी उस समय बहुत बड़े नेता थे, देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाता था, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे में आ जाती थी, पूरा देश उनको अपना नेता मानता था। ये बात ठीक है, लेकिन अपना नेता होने के साथ उनका ये फर्ज था कि अंग्रेजों को खिलाफ इस आंदोलन को, इस मुहिम को चलाते रहें। तो गांधी जी की अलग सोच थी कि यह आंदोलन और ज्यादा हिंसात्मक हो गया तो मेरे लिए, मैं इसका नेता लीडर हूं और सारी हिंसाओं का बोझ है वो मेरे ऊपर आएगा, और मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता। लेकिन इन क्रांतिकारियों की ऐसी सोच नहीं थी। उनका मानना था कि इस क्रांति को हमें आगे बढ़ाना होगा, और ये जो अहिंसा का जो विचार है ये एक कमजोर विचार है। हमें इस क्रांति को सशस्त्र क्रांति बनाना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, तभी ये जो अंग्रेज हैं, ये जो क्रूर अंग्रेजी हुकूमत है, ये हमारे सामने झुकेगी और हमें आजादी मिलेगी। तो ये विचारधारा के साथ अब गांधी जी से इनके जो रास्ते हैं वो अलग हो गए। एक तरफ सत्य और अहिंसा के रास्ते चलने वाले गांधी जी, और दूसरी तरफ हिंसा और क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ चलने वाले चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे। अब इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जो उस समय की पार्टी थी, उस समय गदर दल का निर्माण हो चुका था, तो गदर दल के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी की बायोग्राफी कवर कर रखी है, उसमें बताया भी था। तो गदर दल का ये हिस्सा बन गए थे। उसके बाद काकोरी कांड हुआ, ट्रेन लूटने वाला जो काकोरी कांड था, जिसमें इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी एक ट्रेन को लूटने में एक काकोरी में प्लान किया था, लेकिन उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और 4 और क्रांतिकारी जो है वो पकड़े गए। इनको उसी समय फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल की भी जीवनी में जल्दी लेके आऊंगा। बहुत बड़े महान क्रांतिकारी कवि भी थे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे ये। 16 अन्य को यहां पे लाइफ टाइम का कारावास हो गया। भगत सिंह इस इवेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनके बहुत सारे साथी चले गए थे इस वजह से। फांसी दे देना, ये राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे, उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके विचारों को इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया है। उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत की, जो आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई, क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारधारा को मानते थे, समाजवादी व्यक्ति थे। तो सोशलिस्ट शब्द का भी इन्होंने इस पार्टी के नाम में इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य था सेवा, त्याग, पीड़ा झेल सकने वाले नव युवकों को तैयार करना, क्रांति से जोड़ना। और इनका मानना था कि देखिए, युवा ही क्रांति ला सकते हैं। बूढ़े लोग जो हैं, गांधी जी और इनकी जो उम्र के लोग हैं, उनका प्रयास वैसा ही रहेगा कि वो अहिंसा के रास्ते चलेंगे, वो इनके साथ समझौते करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हम युवा हैं, हमें डराना है अंग्रेजी हुकूमत को, हमें अपने क्रांतिकारी तरीके से हथियार उठा के अंग्रेजों के मन में डर डालना है कि हम उनके गुलाम नहीं रह सकते, हमें गुलाम बना के नहीं रहा जा सकता। तो ये बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, ये इन क्रांतिकारी एक्टिविटियों में शामिल हो गए। उसके बाद एक और बड़ी घटना होती है, वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह बनता है, और इस संसद का एक ये जो कमीशन है, इसका मोटिव ये होता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के जो सुधार थे, जो 1919 में आए थे, उनमें कुछ जांच करनी है, उनमें कुछ सुधार करना है, और भारतीयों को कितनी ऑटोनॉमी दी जाएगी, भारतीयों को किस तरीके का संविधान आगे चल के मिलेगा, और किस तरीके से इनको अधिकार दिए जाएंगे, इसके ऊपर कुछ बातचीत होनी थी। लेकिन इस आयोग में बात देखिए ऐसी थी, ऐसी विडंबना थी कि कोई भी भारतीय नहीं था, किसी को शामिल नहीं किया।
कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, कोई मुस्लिम लीग का नेता नहीं था, किसी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे भारत के ऐसे जो संविधान को समझते थे, संविधान के बारे में बात करने वाले थे, किसी से कोई राय नहीं ली गई। सुधार करेंगे, भारतीयों के लिए सुधार करेंगे, लेकिन भारतीय ही नहीं होगा। तो इस कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। साइमन गो बैक के देश भर में नारे लगाए गए और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी को पहुंचा था। और उस समय कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे सभी जगहों पे देश भर में विरोध हुआ। 1927 की कांग्रेस अधिवेशन में यहां पे साइमन कमीशन के विरोध का, बहिष्कार का फैसला लिया गया। गांधी, नेहरू, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सभी लोगों ने यहां पे मिलके एकजुट होने की बात करी कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, साइमन कमीशन को लागू नहीं होने देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत इस साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाते हुए लखनऊ में लाठीचार्ज में अपंग हो गए थे। गौरव वल्लभ पंत, सरदार जवाहरलाल नेहरू भी घायल हो गए थे। लेकिन उसी दौरान एक महान स्वतंत्रता सेनानी की मौत भी हुई, डेथ भी हुई, लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक नारेबाजी चलती जा रही थी लाहौर में, और ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन यहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो पुलिस सुप्रीडेंट स्कॉट था उसने यहां पे एक क्रूर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। इसी दौरान लाला लाजपत राय को छातियों पे बहुत ही 20 लाठियां निर्ममता से बरसाई गई इनके ऊपर। उसके बाद लाला लाजपत राय को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने कहा था, जब उनके ऊपर लाठियां चली थी तो कहा था, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत का कील साबित होगी। और ये हुआ भी। अंग्रेजी हुकूमत के लिए लाला लाजपत राय की जो हत्या है वो बहुत बड़ा एक सरदर्द बन चुकी थी। और कि उसके बाद इन क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की भी साजिश करी। उसके लिए इन्होंने पूरी मुहिम चलाई। इतने इंपॉर्टेंट नेता थे लाला लाजपत राय, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद इनका प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत जेम्स स्कॉट का जो नेता, ये अधिकारी था, उस समय पुलिस सुप्रीडेंट था, इसको मारने की प्लानिंग करी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी व्यक्ति इस योजना में शामिल थे। इसमें यह तय किया गया था कि भगत सिंह और राजगुरु जो हैं वो दोनों गोली चलाएंगे। जब स्काउट निकलेगा उसका एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया कि स्काउट इस समय 4:15 बजे बाहर निकलता है, अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय भगत सिंह और राजगुरु तो इसके ऊपर फायरिंग करेंगे। उसके बाद इनको बैकअप देंगे, कवर अप करेंगे सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, और इनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये काम इनको करना था। लेकिन इसी दौरान इनसे एक छोटी सी चूक हो गई। चूक तो क्या माने, इसी जेम्स स्काउट जो है इसका असिस्टेंट हुआ करता था सैंडर्स। वो भी इस पूरी घटना का उतना ही बड़ा जिम्मेदार था। स्काउट का जूनियर ही तो था, वो जस्ट जूनियर था। ये सुप्रीडेंट था, वो असिस्टेंट सुप्रीडेंट था। तो 4:15 बजे 17 दिसंबर 1928 के दिन पुलिस सुप्रीडेंट स्काउट को बाहर आना था उस समय। लेकिन उस समय कौन आया? सैंडर्स आया। सैंडर्स की मौत उस समय लिखी हुई थी और वो आया। आते ही भगत सिंह और सुखदेव ने देखा, राजगुरु ने देखा कि वहां पे स्काउट आ रहा है। तो उनको लगा स्काउट आ रहा है, वो सैंडर्स आ रहा था। आते ही भगत सिंह यहाँ पे सबसे पहले राजगुरु ने एक गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां इसके ऊपर दागी। यहाँ पे सुप्रीडेंट, ये जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट सैंडर्स था, इसकी हत्या हो गई। ये मर गया यहीं पे ऑन द स्पॉट। उसके बाद ये भाग गए यहाँ से, और उसके बाद इनको भेष बदल के जाना पड़ा। कोलकाता चला गया, कोई अलग अलग जगह चला गया। भगत सिंह भी भेष बदलने में माहिर थे, लेकिन उनको पकड़ा जाना था इसलिए वो पकड़े गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बहुत ही ज्यादा माहिर थे भेष बदलने में, वो अंग्रेजों के हाथे कभी जीते जी आए नहीं। उसी मार्च महीने में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उससे कुछ 1 महीने पहले की बात है, 27 फरवरी शायद था। उसी दिन 27 फरवरी 1931 के दिन ही चंद्रशेखर आजाद को भी एक, जो चंद्रशेखर बाग है आज के समय, उसमें एक शूट आउट हुआ था। उसमें चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन वो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग करी। ये क्यों किया? देखिए दोस्तों, मजदूरों के पक्ष में हमेशा एक सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के तौर पे इनकी पूरी पार्टी खड़ी रहती थी। भगत सिंह खड़े रहते थे। तो मजदूर विरोधी कानून बार बार बनते रहते थे और इंडियंस का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। अत्याचारी कानून ला के ब्रिटिश संसद में बहुत सारे ऐसे कानून पारित होते रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स को हमें इसके लिए चेताना होगा, ऐसे कानून बार बार नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा था, वैसे तो ये जो कोर्ट है ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी का है, ये कहा था कि जो बहरे जो होते हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो भगत सिंह ने इसको कोट करते हुए कहा था कि अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, उनको ऊंचा सुनाई देता है और उनको सुनाने के लिए हमें एक धमाका करना है। और ये धमाका कहाँ करेंगे?
ये करेंगे हम पार्लियामेंट की, उस समय की सेंट्रल असेंबली में करेंगे। इनका मकसद ये नहीं था कि उनके ब्रिटिश जो सांसद हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनको मारना है, इस बम धमाके में हमें किसी को आहत करना है, फिजिकली डैमेज करना है, ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था। इन्होंने प्लान किया कि हम असेंबली में बम धमाका करेंगे, लेकिन जो बम धमाका होगा वो खाली जगह पे हम बम फेंकेंगे, जिससे ब्रिटिशर्स डर जाएं कि हमारी असेंबली तक क्रांतिकारी पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं कि हम भागें, हम यहां पे जाके इसमें खुद को पूरी तरीके से अरेस्ट करवाएंगे कि हमें ब्रिटिशर्स प्रोटेस्ट में, इस हमले के दौरान, आज़ाद के इस क्रांतिकारी मुहिम के दौरान हमें पकड़ लें। तो पहले अलग अलग लोगों की इसमें चुनाव था कि कौन जाएगा। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद भेजना नहीं चाहते थे इस मिशन पे, बटुकेश्वर दत्त क्या हो चुका था, सुखदेव को भेजना था, और अलग अलग लोगों की बातचीत चल रही थी। लेकिन भगत सिंह को बाद में भगत सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा और इस असेंबली में बम धमाका होगा उसमें मैं जाऊंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भगत आप मत जाओ, आपकी मुझे बाहर जरूरत है, आप अरेस्ट हो गए तो इस क्रांतिकारी मुहिम में मैं अकेला पड़ जाऊंगा और आपकी बात सुनते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि देखिए, मैं अच्छा वक्ता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, तो जेल से मैं लोगों को इंस्पायर करूँगा, बात करूँगा, और लोग भगत सिंह को और ज़्यादा जानेंगे कि भगत सिंह नाम का कोई लड़का 23 वर्ष की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में जो है जेल चला गया और उसने पार्लियामेंट को अटैक कर दिया। और उसके बाद उस समय क्या होता था, जो भी न्यूज़ आउटलेट्स आते थे, जो भी पत्रिकाएं आती थी, उसमें जेल में जो भी उस समय केस चलता था, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पे जो केस चलने वाला था, उसमें जो भी भगत सिंह बोलेंगे अपने डिफेंस में, वो सारा अखबार में आएगा और वो अखबार पूरे देश में बटेगा। उससे क्या होगा, लोग इंस्पायर होंगे और बहुत सारे भगत सिंह ज्वाला उनके अंदर उत्पन्न होगी, देश प्रेम के लिए वो लोग आएंगे, क्रांतिकारी बनेंगे। तो भगत सिंह का होना बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। तो उसके बाद इन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ यहाँ पे जाके दिसंबर 1931 में असेंबली हॉल में बम फेंका, खाली जगह पे फेंका। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, कैपिटलिज्म के मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि ये खुद एक कौन थे, समाजवादी थे। उसके बाद इन्होंने काफी सारे पर्चे हवा में उछाले जिसमें इनमें नारे लिखे हुए थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्होंने आराम से पुलिस को गिरफ्तार करने दिया, भागे थोड़ी, कायर थोड़ी थे, बहादुर व्यक्ति थे। उसके बाद 2 साल तक ये जेल में रहे और जेल के दिनों में इनको बहुत ज्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जेल के दिनों में इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे क्रांतिकारी विचारों में इन्होंने किताबें लिखी और इन्होंने अध्ययन करते रहे। समाजवादी बड़े बड़े लीडर्स की जो किताबें हैं उनको पढ़ते रहे, कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे विचारकों की किताबों को पढ़ते रहे। और उन्होंने अपने सगे संबंधियों को जो भी लेटर लिखे वो इनके विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी दिन हम बात करेंगे। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब 1930 में इन्होंने लिखी थी। इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन, इसको ही रिव्यू करेंगे कि क्या क्या बातें इन्होंने लिखी हैं इसमें। अपने पिता को लेटर लिखते थे, उसमें भी क्रांतिकारी बातें करते थे, जिक्र करते थे। बहुत ही एक अच्छे बेटे भी थे, ऐसी बात नहीं है कि आप सोचें कि 23 वर्ष में इनके घर वालों को एक बार के लिए लगा था कि समाज के प्रति उतना, अपने घर के लिए इनकी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, देश के प्रति न्यौछावर हो रहे हैं। लेकिन देश को इस समय इनकी जरूरत थी और इन्होंने उसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जेल के दिनों में इनको बहुत ज़्यादा शोषण का, अत्याचारों का सामना करना पड़ा। मजदूरों को शोषण करने के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं, उन्होंने कहा था कि मजदूर का शोषण करने वाला चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो हमारे लिए एक शत्रु है। ऐसा नहीं है कि भारतीय व्यक्ति हैं और भारतीय मिल चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, भारतीय मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, वो देश का भला कर रहा है, वो व्यक्ति भी इतना ही बुरा है, उतना ही बड़ा शत्रु है जैसा कि ये ब्रिटिशर्स है। तो इस मजदूरों के हितों के लिए बहुत लड़ते थे। समाजवादी व्यक्ति थे, जैसे मार्क्सवादी व्यक्ति हैं। मार्क्स को के भी विचार यही थे ना, प्लूटोरियट्स के कोई अधिकारों को दिला देना। तो पूंजीवाद को अपना शत्रु मानते थे। यातनाओं का सामना करते हुए, जैसे कि क्रांतिकारी विचारक जो भी थे, क्रांतिकारी जो भी उस समय के नेता हुआ करते थे, उनको जब जेल में डाला जाता था उनको बहुत ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको बुरा खाना दिया जाता था। तो उसी समय जेल में जो कैदियों की स्थिति थी उनमें सुधार करने के लिए इन्होंने एक और आंदोलन शुरू कर दिया। 64 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल करी थी यहाँ पे जेल में जाके, और इनकी बहुत ज़्यादा भूख हड़ताल में हालत भी खराब हो गई थी। इनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की तो यहाँ पे भूख हड़ताल के दौरान डेथ हो गई थी, मर गए थे यहाँ पे। अंग्रेज इनको बहुत मारा करते थे, जबरदस्ती इनके मुंह में अन्न ठूसने की कोशिश करते थे, ऐसी हरकतें करते थे। लेकिन भगत सिंह ऐसा थोड़ी है कि हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। इतने बहादुर व्यक्ति थे। जेल के दौरान इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नहीं हारे, डगमगाए नहीं।
फाइनली 26 अगस्त 1930 को धारा 129, 302 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F के दौरान आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत इनको अपराधी साबित किया गया और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पेजों का एक निर्णय लिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई और फांसी की सजा सुनाई गई थी सैंडर्स हत्या में। उसके अलावा भी और हत्याएं, विस्फोटक पदार्थ रखना, उसके अलावा पार्लियामेंट में जो अटैक करना है वो। उसके बाद जब फांसी की सजा दी गई तो आप जानते हैं कि भगत सिंह को कितना पसंद करते थे लोग। तो उस समय लाहौर में धारा 144 लगाई गई कि लोग विरोध ना करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत डरती थी, हमेशा डरती थी कि क्रांतिकारी उनको यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। यहाँ पे फिर इनके लिए फांसी की सजा अपॉइंट कर दी गई। उसके बाद माफ़ी के लिए अपील की गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने नहीं की। फांसी की अपील किसने की? प्रीवी परिषद थी उस समय, उसने करी कि इनको दे दी जाए। 10 जनवरी 1931 को ये अपील जो है इसको रद्द कर दिया गया। उसके समय कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी वायसराय को पत्र लिखा था फरवरी 1931 को कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके फांसी उनकी माफ कर दीजिए। वो बच्चे हैं, 23-24 साल के हैं, उनको अभी फांसी नहीं होनी चाहिए। वायसराय अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकता था उस समय। इरविन उस समय वायसराय हुआ करता था, आप जानते हैं। इरविन ने नहीं किया। आज जैसे राष्ट्रपति को स्पेशल पावर मिलते हैं, हमारा अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे दे तो उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, वैसे ही वायसराय को भी ये अधिकार था। उसके बाद गांधी जी की इस चीज के लिए आलोचना की जाती है। आप जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इनकी फांसी से लगभग 18 दिन पहले हुआ था। ये गांधी इरविन पैक्ट मार्च के महीने में ही हुआ था। तो इस मार्च के महीने में 5 मार्च को हुआ था शायद। 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच में समझौते हुए थे। गांधी की कुछ मांग थी, इरविन के कुछ बातें थी कि क्रांतिकारियों को जेल से रिहा किया जाएगा, उनको सजाएं माफ कर दी जाएंगी। इस गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी के लिए बात ही नहीं की, उनको आज़ाद कराने की कोशिश ही नहीं की। और इसके लिए गांधी जी की आलोचना होती है, बहुत आलोचना होती है और होनी भी चाहिए। हालांकि कुछ सूत्र ऐसा भी कहते हैं कि 17 फरवरी 1931 को वायसराय को एक लेटर लिखा था गांधी जी ने और कहा था कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में या कुछ ऐसे तब्दील कर दो, उनकी फांसी की सजा को माफ कर दो। और इस पर वायसराय एग्री नहीं किए थे। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था, उसमें अगर ये बातचीत करते तो शायद माफ हो सकती थी। ये बातें होती हैं। उसके अलावा आम जनता ने भी 28 फरवरी को बहुत सारे लोगों ने वायसराय को अलग अलग तरीकों से सजा माफी के लिए अपील दायर की। सभी अपील दायर जो है वो माफ रिजेक्ट हो गई, माफ कोई भी नहीं हुई। लेकिन एक बात देखिए, भगत सिंह इन सभी जो अपील थी इनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी फांसी को माफ मत कराइए। वो एक चाहते थे कि उनको फांसी हो। वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुक के माफी जैसी अपील नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो। और देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतने बड़े क्रांतिकारी बन चुके थे और अब वो मौत ही उनको और ऊपर लेके जा सकती थी, उनसे ऊपर कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने यही चुना कि उनको फांसी हो, और उनको पहले से पता था कि उनको फांसी होगी। और उन्होंने कभी भी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि उनकी फांसी जो है वो माफ़ हो जाए। उनको वो माफ़ी चाहते ही नहीं थे। इवन वो तो ये कहते थे कि हम ऐसे क्रांतिकारी हैं, हमको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए और हमें फांसी मत दो, हमें गोलियां मार दो, हमें स्क्वाड के द्वारा गोलियां मारी जाएं और हम उस तरह से बलिदान देना चाहते हैं हमारे देश के लिए। तुम हमें क्या माफ़ी दोगे? तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है हमें माफ़ी देने की? उसके बाद फांसी का दिन आया। फांसी के दिन की भी बात करूंगा मैं। फांसी का दिन वैसे 24 तारीख तय हुआ था, लेकिन वो 24 की बजाय 23 तारीख को फांसी दी गई। 24 मार्च का तय हुआ था, लेकिन 24 मार्च को फांसी होगी, इस चीज़ से अंग्रेज बहुत डर गए थे। उनको लग रहा था कि 24 तारीख को जब फांसी होगी तो लोग बाहर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर देंगे और माहौल ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने इस घटना को 11 घंटे पहले ही, शाम के दिन, शाम के टाइम के कभी भी फांसी नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग होती है, लेकिन 23 मार्च 1931 के शाम 7:33 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इन्होंने फांसी दी थी। और ये इनकी कायरता थी, इनकी बेवकूफ़ी थी, इनकी कमजोरी थी कि ये लोगों से डरते थे, इन क्रांतिकारियों के सपोर्ट से डरते थे। आखिरी इच्छा पूछी गई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से। एक तो इन्होंने कहा था फांसी मत दो, हमें गोलियां मार दो, वो इच्छा पूरी नहीं की गई। लेनिन की किताब पढ़ रहे थे अपने अंतिम समय पे, उनसे पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है, क्या खाना चाहोगे, क्या पहनना चाहोगे? नहीं,
कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन जो रशियन क्रांति के लीडर थे, पहले यूएसएसआर के लीडर थे, उनकी ये जीवनी पढ़ रहे थे और कहा कि मैं इस किताब को पूरा करना चाहता हूँ, इतना मुझे समय दिया जाए। उसके बाद ये किताब इन्होंने पढ़ी और उसने कहा कि जब फांसी का वक्त आया तब कहो कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। क्रांतिकारी तीनों दोस्त आपस में मिले, गले मिले और उसके बाद ये बोले कि चलो ठीक है चलो। कोई डर नहीं था माहौल पे। और चलते समय मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना गाते गुनगुनाते जोर से गाते गाते ये चले जेल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो ये क्रांतिकारी कविता है, इसको भी इन्होंने गाया और फिर ये यहाँ पे चले गए। और उसके बाद भगत सिंह बीच में थे, इनको फांसी हुई जैसा कि मैंने बताया 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर फांसी हुई। उसके बाद न्यूज आउटलेट्स में दूसरे दिन आया, लेकिन अंतिम संस्कार में भी अंग्रेजों ने अपनी कायरता दिखाई, अपनी नपुंसकता दिखाई और अपनी मतलब कट्टरता दिखाई। क्या किया? किसी को भी फांसी होती है, उसके मर्द शरीर को बाइज्जत उसके घर वालों को सौंपना होता है ताकि उसके घर वाले उसको अंतिम संस्कार उसकी इज्जत के साथ कर सकें। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उनके मर्द शरीर को टुकड़े किए, टुकड़े करके उसको फिरोजपुर ले गए और वहाँ पे उनको घी में नहीं बल्कि मिट्टी के तेल में जलाने की कोशिश करी गई। वहाँ पे लोगों ने जलती हुई आग को देखा तो अंग्रेज डर के भाग गए और उनके अध जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक के वो वहाँ से भाग गए। इतनी बड़ी कायरता करी। उसके बाद लोगों ने इनके जो अवशेष बचे थे, मर्द शरीर के जो टुकड़े थे, उनको इकट्ठा किया और उसके बाद विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। तो जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कि उनकी जहां पे अंतिम संस्कार होगा, उनकी मिट्टी में जो टुकड़े होंगे, जो मिट्टी में उनके अंतिम अवशेष होंगे, वहां से हर एक कण से भगत सिंह पैदा होगा। वो बात है, ऐसे विचार थे उनके और उनके विचारों का अंदाजा उनके खतों और उनकी किताबों से, लेखों से लगाया जा सकता है। वो एक सच्चे समाजवादी थे, समाज में यूनिटी का विश्वास करते थे, मजदूरों के पक्ष में बात करते थे, मार्क्सवादी और लेनिन की विचारधारा के समर्थक थे। भारत का जो समाज जाति और धर्म में बटा हुआ था उसका विरोध करते थे और कहते थे कि हमारा समाज एकजुट होता तो हम कभी यहाँ पे इन विदेशियों के गुलाम ही ना बनते। उन्होंने इंपीरियलिज्म को पढ़ा कि हम कोई भी देश किसी का गुलाम क्यों बनता है। कोई देश जिसमें फूट हो, जिसमें एकजुटता ना हो, जिसमें बंटवारा हो, वो लोग यहाँ पे किसी के गुलाम बन सकते हैं। तो वो भारतीय समाज को, जो कमजोर वर्ग है, जिसको समाज से दूर कर रखा था जाति सिस्टम की वजह से, उनको एकत्र लाना चाहते थे, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते थे। कहते थे कि जिस तरीके का अंग्रेजी हुकूमत उनके साथ बुरा अत्याचार कर रही है, भारत के एक समाज के साथ, के छोटे तबके के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है, जो कि बिल्कुल नागवार है, बिल्कुल ही गलत है। शहादत के लिए भारतीय जनता, उनकी जब शहादत हुई तो उनका यह भी मानना था, जैसे मैंने कहा, कि वो फांसी की सजा को माफ नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत से अगर मेरी वजह से और बहुत सारे भगत सिंह उत्पन्न हो तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी तरीके का माफीनामा नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी की सजा मत दो, गोली से उड़ा दो, और यही मेरे लिए क्या होगा, एक क्रांतिकारी की मौत होगी और मैं अपने देश के लिए, मतलब उनको मरने का कोई खौफ ही नहीं था, कोई डर नहीं था। 1968 में हुसैनवाला राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का स्मारक है। लाहौर जेल में फांसी के बाद यहीं पे इनको अंतिम संस्कार हुआ था, तो ये इनका स्मारक है। शहीद दिवस मनाते हैं हम 23 मार्च को, उनको याद करते हुए, उनको सल्यूट करते हुए, हमारे हीरोज़ को। और उनको कितना भी हम सम्मान करें, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उनके क्रांतिकारी विचारों को पढ़ना चाहिए। ना केवल एक क्रांतिकारी जिसने अपनी जान दे दी देश के लिए, इतना ही नहीं, उनके विचारों को भी पढ़ेंगे। वाई आई एम एथिस्ट, इस किताब का मैं रिव्यू जल्दी ही लेके आऊँगा। और उनको हम फिर से एक बार हमारे हीरो को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ेगा, जहाँ पे इन वीडियोज़ की आपको PDF और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।